तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, 2020 में जो ओरिजिनल पेपर है, 2020 में जो पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है, उसका आज हम लोग ओरिजिनल PYQ देखने वाले। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI प्रश्न ये है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसा भी होता है जो कि इसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट हम उतरते हैं प्रश्न पे। ये पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि वायसराय पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। ठीक है, वर्सा पैक्ट का हस्ताक्षर। आगे देखेंगे क्या है दूसरा नंबर प्रश्न कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो ये जो उभरा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा आहिस्यान का एक सदस्य नहीं है। तो इसका सदस्य कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है आपका, ये हो जाएगा आर्थिक विकास से है। ठीक है, अच्छा, आर्थिक विकास नहीं, ये हो जाएगा आपका, इसका जो संबंध है ये हो जाएगा मानवाधिकार से। ठीक है, इससे ऊपर में एक प्रश्न छूट गया था, क्या है, सार्क का गठन कब हुआ था। तो सार्क का जो गठन हुआ था तो वह हुआ था 1985 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 क्या है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं पूछा, उप प्रधानमंत्री, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश की बीच सीमा निर्धारित करती है। तो भारत और बांग्लादेश की बीच सीमा निर्धारण करने वाला कौन सा लाइन है? तो वो हो जाएगा आपका रेडिक्लाइफ लाइन। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। तो भारत के ये सभी जो देश है सब के सब पड़ोसी देश हैं, लेकिन ऐसा कौन सा देश है तो 1962 ईस्वी में लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। तो वो हो जाएगा आपका चीन में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या, आपातकाल के दौरान कौन, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है, आपातकाल के दौरान। ठीक है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो आपातकाल के जब भी बात करें तो ये संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42वां संशोधन। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो मेघा पाटेकर जो थी वह किस आंदोलन से संबंधित थी? ये हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, मेघा पाटेकर वहीं से आंदोलन कर रही थी। आगे प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रखा है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे पूरा डिटेल से बताया गया है और विस्तार से पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर आगे देखेंगे। 12 नंबर क्या है, सोवियत प्रणाली क्या थी। चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे उतरते हैं। सभी का सीक्वेंस में आंसर भी मिल जाएगा आप लोगों को। यही ना था 11 नंबर में, क्या बोल रहा था कि शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे शीत युद्ध।
शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके सहयोगी तथा सोवियत संघ और उनके सहयोगी के बीच भू राजनीतिक तनाव का वह दशकों लंबा काल तक था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 1945 से 1991 तक चला। यह दो महाशक्ति के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बजाय राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक साधनों के माध्यम से लड़ी गई थी। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, क्या कि सोवियत प्रणाली क्या थी। जो सोवियत प्रणाली क्या थी वह हो जाएगा आपका सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली एक ऐसी राज्य संरचना थी जिसमें राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता दी जाती थी और किसी अन्य राजनीतिक दल की दो अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे क्या है, अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध थी और राज्य द्वारा नियंत्रित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्व यूरोपीय देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाया और समाजवादी गुट का गठन किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि पहले खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम युद्ध क्यों कहा जाता है। तो पहले खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम युद्ध इसलिए कहा जाता था क्योंकि अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा इस्तेमाल की गई नई सैन्य तकनीक, जैसे कि सटीक निर्देशित गोल बारूद और स्टील्थ विमान को CNN जैसे समाचार चैनल पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया था, जिससे यह संघर्ष जनता को एक हाईटेक वीडियो गेम की तरह प्रतीत होता था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है और उनकी नियुक्ति की अवधि क्या होती है। तो सभी को हम लोग जानेंगे एक एक करके। पहला देखते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से मतदान करके किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या 15 नंबर 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी। तो 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी, देखते हैं। 1944 की बॉम्बे योजना भारत की स्वतंत्रता आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावों का एक समूह था, जिसे प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रों के लिए एक समूह द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे क्या है, इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण और गरीबी में कभी लाने के लिए अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और राज्य के हस्तक्षेप की वकालत की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, क्या है कि युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा के लिए कहीं 2 खतरे का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब कि युद्ध को छोड़ के और कौन कौन से जो है मानव सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा का है। ठीक है, तो पहला क्या है, युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा के लिए 2 अन्य खतरे, पहला आतंकवाद और दूसरा क्या है, वैश्विक गरीबी है। ये दोनों जो है बहुत ही खतरा, जो युद्ध को छोड़ के बहुत ही खतरा वाला खतरा माना जाता है ये दोनों को। अन्य महत्वपूर्ण खतरे में जलवायु परिवर्तन, ठीक है, महामारी और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है।
ठीक है, मतलब कि कोई भी महामारी आ जाता है या फिर अचानक कोई चीज परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तब जो जीवन को खतरा हो जाता है सभी व्यक्तियों को। आगे देखेंगे क्या है, शिमला समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था और इस पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिमला समझौता पर 1972 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है, यह शांति संधि थी, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न कि किस वर्ष और भारत के किस राज्य में अरक विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? तो क्या हो जाएगा, अरक विरोधी आंदोलन पहला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 1992 में अरक विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन ग्रामीण महिलाओं द्वारा शराब यानी कि अराक की बिक्री और सेवन के खिलाफ चलाया गया था, जिसे घरेलू हिंसा और आर्थिक कठिनाइयां के कारण माना जाता है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि दलित पैंथर्स क्या है? तो दलित पैंथर्स क्या है देखते हैं। दलित पैंथर्स एक उग्रवादी सामाजिक संगठन था जो 1972 में भारत के महाराष्ट्र में उभरा। अमेरिका ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रेरित होकर इसका उद्देश्य कट्टरपंथी सक्रियता और राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से दलितों के खिलाफ जाति और आधारित भेदभाव और अत्याचारों से लड़ना था, ठीक है। 20 नंबर देखेंगे, क्या बोल रखा है कि लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, मतलब कि जब लोकसभा हुआ उसके बाद 17वें चुनाव जब हुआ था ना, तो उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था वही बोल रहा है। तो होगा क्या, नरेंद्र मोदी 2019 में लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। 17वां लोकसभा 17वां चुनाव कब हुआ था? तो ये हो गया था 2019 में। आगे देखेंगे 21 नंबर, सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिणी संवाद क्या है? क्या हो जाएगा, सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिणी संवाद क्या है? चलिए देखते हैं क्या है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता से तात्पर्य यह उस राजनीति से है जिसमें विकासशील देश जैसे कि वैश्विक दक्षिण आर्थिक और सामाजिक विकास से प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं और अपने सामूहिक संसाधनों जैसे कि ज्ञान और क्षमताओं पर निर्भर रहते हैं, जिससे विकसित देशों वैश्विक उत्तर पर निर्भरता कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या अमेरिका अधिकतर को सैन्य शक्ति के रूप में वर्णित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरण पहला अमेरिका सैन्य शक्ति का वर्णन, ठीक है। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ, जिससे अक्सर नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका विक्टोरियन सेना की आधारभूत संरचना है और वैश्विक उपस्थिति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चरण दूसरा में क्या हो जाएगा, सैन्य शक्ति का मुख्य बिंदु। तो सैन्य शक्ति का मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा, पहला अद्वितीय क्षमताएं, जैसे कि अमेरिका की सैन्य शक्ति केवल उसकी विशाल रक्षा बजट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विशिष्टता में भी अद्वितीय है। पहला क्या है, वैश्विक उपस्थिति। अमेरिका सेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग हर हिस्से में, जिससे वह वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दे सकती है,
ठीक है, कौन है? अमेरिका है। आगे देखेंगे क्या है, जी रहा। आगे देखेंगे क्या है, प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता। अमेरिका सेना के पास उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी है जिससे स्टील्थ विमान, उपग्रह आधारित संरचना, संचार और शास्त्रीय निर्देशित हथियार शामिल है। ठीक है, क्या देखते हैं, पहला बल प्रयोग की स्वतंत्रता। अमेरिका अक्सर अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के करने में असमर्थ रहता है, जैसे कि खाड़ी युद्ध और ऑपरेशन फ्रीडम में देखा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर दिए गए पॉन्स्टम में अमेरिका सैन्य शक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा क्या है, 22 नंबर, निरस्त्रीकरण क्या है और व्याख्या करें। इसका क्या, निःशुल्क निशास्त्रीकरण का अर्थ है कि विनाश, परमाणु के उत्पाद पर रोक लगाना और स्थिर विनाश को नष्ट करना। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 23 नंबर देखते हैं क्या है, खाड़ी युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। खाड़ी युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। क्या हो जाएगा? खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन। पहला, 1990 से 1991 का खाड़ी युद्ध, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और मध्य पूर्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ठीक है, आगे क्या है, चरण दूसरा, मुख्य प्रभाव। कुवैत की मुक्ति। इस युद्ध के इराक ने अपने कब्जे पर कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे अमेरिका सेना की स्थापना। इस युद्ध के बाद अमेरिका सैन्य शक्ति का पहला बड़ा उदाहरण था, जिसने एक नई विश्व युद्ध व्यवस्था की शुरुआत की थी, जहां अमेरिका की प्रमुख शक्ति थी। आगे देखेंगे क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका। उसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सामूहिक सुरक्षा की धारणा मजबूत हुई। क्या है, मानवता संकट। युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर मानवता संकट पैदा हुई और तेल के भंडार में आग लगने से भारी क्षति हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है उत्तर। ऊपर दिए गए पौंड प्रभाव के विवरण दिया गया। ठीक है, ये नहीं। 23 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य, चर्चा कीजिए। ठीक है, जो श्रीलंका में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो था उस पर चर्चा करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। पहला, आदिवासियों में जातीय संघर्ष मुख्य रूप से बहुसंख्यक सिहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। तमिल ने अपना एक अलग राज्य तमिल इलाम की मांग की है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे लिटे जैसी उग्रवादी का उदय और गृह युद्ध शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24। क्या है कि एक ध्रुवीय दुनिया से आपका क्या तात्पर्य है? एक ध्रुवीय युद्ध एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिससे एक विश्व महाशक्ति अन्य सभी शक्तियों पर हावी है और वैश्विक मामले महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है। शीत युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। आगे देखेंगे क्या है कि ताशकेंट समझौते का वर्णन कीजिए। क्या है, ताशकेंट समझौते का वर्णन कीजिए।
देखते हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ, जिससे 1965 का एक बड़ा पाक युद्ध समाप्त हुआ। इस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए। गठबंधन के तहत दोनों देश ने अपनी सेना युद्ध पूर्व की स्थिति में वापस ले लिया और मुस्लिम संबंध बनने पर सहमति व्यक्त की। 25वां प्रश्न देखते हैं। वैश्विक के आर्थिक पहलू से क्या समझते हैं? पहला हो जाएगा वैश्विक का आर्थिक पक्ष। वैश्विक के आर्थिक पक्ष का समुद्र तट विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों के बीच बढ़ती आर्थिक एकीकरण और एकता आरंभ से है। इसमें सामान, सेवाएं, उपकरण, प्रौद्योगिकी और श्रम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त प्रवाह शामिल है। ठीक है, 25 नंबर था। 25 नंबर का दूसरा अथवाम करके दिया हुआ था, क्या है कि दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी और इसका मुख्य मांग क्या थी? ठीक है, दूसरा क्या है? दलित पैंथर्स की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। इसकी मुख्य मांगे थी। ठीक है, जिसमें पहला क्या? जाति आधारित भेदभाव और अत्याचारों का अंत। ठीक है, अपवित्रता की सुरक्षा और गरिमा सुरक्षित करना। ठीक है, सरकारी निगमों और विधानमंडलों को अप्रभावी रूप से लागू करना, समाजवादियों को न्याय मिल सके। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं, क्या है? आतंकवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आतंकवाद क्या होता है? देखते हैं। नागरिकों की हिंसा के खिलाफ राजनीतिक या वैचारिक लक्षण को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भय पैदा करने और स्थापित करने या समाज में विशिष्ट कार्य करने या ना तो करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मजबूर करने का प्रयास करते हैं। यह एक गंभीर सुरक्षा वैश्विक खतरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति चुनौती के लिए है। ठीक है, आगे 26 नंबर के बी ऑप्शन देखते हैं, क्या है? ऑपरेशन इंस्ट्योरिंग फ्रीडम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इसके सहयोगों द्वारा 11 दिसंबर 2001 को हमले के जवाब में एक सैन्य अभियान शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्षण अफगानिस्तान में अलग कायदा अपराधी नेटवर्क और तालिबान शासन को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, जिससे अलग फायदा के पनाह दी गई थी। 27 नंबर देखते हैं, क्या बोल रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने। ठीक है, राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलू को हल करने में सहायता प्राप्त करना। उसका आगे क्या? मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है, 27 नंबर में दूसरा प्रश्न क्या है? हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को लिखिए। तो हरित क्रांति की नकारात्मक प्रभाव क्या था? चलिए देखते हैं हम लोग। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में शामिल है, पहला, छोटे और बड़े किसान के बीच दोस्ती। ठीक है, उसके आगे क्या? दूसरा, मिट्टी और जल प्रदूषण से रसायन का अत्यधिक उपयोग। आगे क्या? कुछ क्षेत्र में औद्योगिक स्तर में गिरावट। ये क्या है? पारंपरिक मॉडल का नुकसान और कुछ वामपंथी विचारधारा पर। ठीक है,
28 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है कि 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत क्यों मिली? ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि देखते हैं 1980 के आम चुनाव कांग्रेस विजय 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत मुख्य कारण से थी। पहला, जनता पार्टी सरकार का आंतरिक कहल और संगीत, जिससे जनता में मोहभंग हो गया था। इंदिरा गांधी की मजबूत नेतृत्व की छवि। ठीक है, आगे देखेंगे क्या, स्थिर सरकार मजबूत सरकार का नारा जो झील को आकर्षित करने में सफल रहा। इसके आगे क्या है, गरीब हटाओ जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा रास्ता। इस एक कारण से 1980 ईस्वी में कांग्रेस की जीत हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 28 नंबर। तो ये देखते हैं, गठबंधन की राजनीति क्या है? इससे भारतीय राजनीति को किस प्रकार का प्रभावित किया गया है? पहला, गठबंधन की राजनीति क्या है? गठबंधन की राजनीति तब होती है जब कोई एक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, और सरकार बनाने के लिए कई दल मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। भारतीय राजनीति कई तरह से प्रभावित है, जैसे कि अभी बीजेपी का सरकार बना है, लेकिन ये गठबंधन सरकार है, क्योंकि उतना बहुमत नहीं प्राप्त कर सका जितना उसे प्राप्त करना था। इसलिए दो दल, ठीक है, 1+1, ठीक है, 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर एक दल बनाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं सब मिलके, और उसके बाद सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बीजेपी में है, ठीक है, नरेंद्र मोदी अभी गठबंधनी सरकार में बैठे हुए हैं। क्या है, देखते हैं, राजनीतिक स्तर पर क्षेत्रीय आश्रम का प्रभाव बढ़ा है। दूसरा क्या, राजनीति की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार बार बार स्थिर होती है और सहयोगी के समर्थन पर सहमति बनी रहती है। ठीक है, अगर क्या, नीतियां आम सहमतिवादी होती है, क्योंकि विभिन्न आश्रमों को इनमें शामिल किया जाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं, क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का समूह शामिल था। ना तो पश्चिमी ब्लॉक और ना ही पूर्वी ब्लॉक के साथ अधिकारी के रूप से संगठन किया गया था। इसका उद्देश्य महाशक्ति के बीच शत्रु से दूर रहना और नौ स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, क्या है कि गुजरात में नव निर्माण के आंदोलन के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए। क्या है, गुजरात में नवनिर्माण परियोजना 1974 में छात्रों के नेतृत्व में एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? वर्गीकरण और कुशासन। ठीक है, नतीजे, मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को छोड़ दिया गया और राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया, जिससे देश भाईचारा की स्थापना की गई। 30 नंबर क्या है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। क्या है, पहला देखते हैं, महिला डेटाबेसीकरण से अभिलेख। ठीक है, भारत में महिला लाठीचार्ज से संबंधित कई आंदोलन चल रहा है, जिनमें एक है लाठीचार्ज आंदोलन। यह आंदोलन मुख्य रूप से वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए किया गया था। इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं को गले में खराश महसूस होती
है ताकि उसे काटने से बचाया जा सके। आगे देखेंगे, कंपनी ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में आवाज उठाने के लिए भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर, क्या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलू का वर्णन कीजिए। क्या है, चलिए देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष की विचारधारा ईसा मसीह और जीवन शैली का वैश्विक स्तर पर प्रसार हुआ होता है। क्या यह अक्सर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को पुनः प्राप्त करता है। पहला, फास्ट फूड, संगीत और फैशन जैसे तत्व विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। आगे देखते हैं, हालांकि यह स्थानीय प्रकृति के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है और संस्कृति एक स्वरूपता की ओर ले जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, क्या के अधिप्राप्त क्या है, वर्चस्व के विभिन्न प्रकार का क्या व्याख्या कीजिए। चरण पहला, विक्टोरा की परिभाषा। विक्षेप, अधिपत्य का तट एक प्रमुख शक्ति श्रेष्ठता या प्रभुत्व से है जो अन्य राज्यों या द्वीपों पर अभी नियंत्रित रखता है। अंतर्राष्ट्रीय विलयन में यह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा देखते हैं क्या है कि विचरण के प्रकार। विक्टोरा में मुख्य रूप से 3 गालियां शामिल हैं, जैसे कि सैन्य शक्ति, यह सबसे स्पष्ट रूप से है जिसे एक देश के पास अद्वितीय सैन्य क्षमताएं होती है, जैसे कि अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में देखा जाता है। ठीक है, जो अमेरिका जो है तो सर्वश्रेष्ठ रूप में यानी कि फर्स्ट नंबर में उसे माना जाता है। दूसरा क्या है कि आर्थिक क्षेत्र। क्या है, आर्थिक क्षेत्र। एक देश में वैश्विक उद्योग का प्रभुत्व होता है। व्यापार पोर्टफोलियो वित्तीय आधार पर प्रौद्योगिकी को नियंत्रित किया जाता है। संस्कृति विभक्त, यह वैज्ञानिक या सामाजिक प्रभाव के माध्यम से होता है जहां प्रमुख देशों की संस्कृति, मूल्य और विचार विश्व स्तर पर आदर्श बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है उत्तर में। विक्टोरा की परिभाषा और उनके दोस्तों का वर्णन ऊपर दिए गए हैं जो सिक्कों में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे क्या कारण है। जो चीन का जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है तो उस पर क्या कारण है। चरण पहला, चीन की जो जलवायु है वह उद्योग के कारोबार का वर्णन है। ठीक है, देखते हैं पहला में क्या है। चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कई विचारधाराएं शामिल हैं, जैसे कि 1970 के दशक के अंत में शुरू हुई आर्थिक सुधार और खुले दरवाजे की नीतियां प्रमुख हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या मुख्य कारण, अर्थात उदारीकरण, राज्य नियंत्रित उद्योग के बजाय आधारित उद्योग की ओर उद्यम संक्रमण। पहला क्या, विदेशी निवेश, विश्व आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। आगे क्या है, विशाल श्रम बल, कम लागत पर उपलब्ध शामिल विशाल और कुशल श्रम शक्ति। उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, आगे देखेंगे 32वां प्रश्न क्या है, सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या है, सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्य। संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि यूएनएससी के मुख्य अधिकार एवं कार्य।
क्या है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। शांति के लिए नारा लगाना या आक्रामकता के कार्यों को प्रदर्शित करता है। बेबसी के लिए दवाइयाँ बनाना, ठीक है। क्या आर्थिक वित्पत्ति और सैन्य कार्रवाई जिसमें प्रवर्तन कार्रवाई शामिल है। आगे देखेंगे क्या 1971 में हुई भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और घटनाएं क्या थी, ठीक है। तो देखेंगे क्या है उत्तर। 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण, यह घटनाएं 1971 के भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण थे। पहला जो कारण हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और भाषाई भेदभाव के कारण मुक्ति संग्राम जारी, ठीक है। जिसमें क्या जाता है, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बड़ी संख्या में आदिवासियों का आना, जिससे भारत पर भारी भार पड़ा। इसमें घटनाएं क्या क्या थी। भारत ने लिबरेटरी कोर का समर्थन किया। पाकिस्तान ने भारत और पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत ने दोनों मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 16 दिसंबर 1971 को ढाका में संयुक्त सेना के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त कर दिया, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्र निर्माण में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन पर निबंध लिखिए। पहला क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संग्राम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। क्या हो जाएगा, आजादी के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की कई चुनौतियां थी, ठीक है। जिसमें पहला क्या हो जाएगा, एकता और अखंडता पर विविधतापूर्ण समाज को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना। दूसरा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना, एक विशाल और निरक्षर आबादी के बीच लोकतंत्र को मजबूत करना। आगे क्या है, आर्थिक विकास, गरीबी बेरोजगारी और बदहाली जैसे गंभीर आर्थिक समस्या का समाधान, ठीक है। क्या है, विभाजन की विरासत, भारत पाक विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर विद्रोह हिंसा हुई, ठीक है। 33 नंबर देखते हैं, 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी के विभाजन पर एक टिप्पणी लिखिए। 1967 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस प्रकार से हो गया, चलिए देखेंगे हम लोग उत्तर में। 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी में दरार 1967 में आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई, ठीक है। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता के बीच नेतृत्व और नीतिगत प्रमुखता, ठीक है। आगे क्या है, परिणाम 1969 में पार्टी आधिकारिक तौर पर दो गुटों में विभाजित हो गए, ठीक है। कौन कौन संगठन और कांग्रेस आर, ठीक है। क्या यह पुनरावृत्ति किसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34, ठीक है। ये 34 है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करें, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के कारण संरक्षण के उपाय, कौन कौन से प्रयास किए गए थे और क्या क्या उपाय थे, चलिए देखते हैं हम लोग। क्या है कि इन प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना 102 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्या था, स्वतंत्रता के समय रियासतों की क्या स्थिति थी। भारत संघ में रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
चलिए क्या है देखते हैं। रियासतों के पास भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कूटनीति और बल के संयोजन के माध्यम से विलय के साधनों का उपयोग करते हुए भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हुए अनेक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 35 नंबर प्रश्न कि 1989 के बाद भारत में हुए राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। क्या है राजनीतिक परिवर्तन में गठबंधन सरकार का उदय, एकल दलीय प्रभुत्व का पतन, क्षेत्रीय दलों पर उदय और आर्थिक उदारीकरण तथा सामाजिक आंदोलन का प्रभाव शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन पर एक नई निबंध लिखी। क्या है नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल के उत्पन्न हुआ एक अतीन वामपंथी कट्टरपंथी कम्युनिस्ट आंदोलन है, जिससे विशेषता शास्त्र विद्रोह है। यह हाशिए पर स्थित समुदाय, विशेष रूप से आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों पर वकालत करता है। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए, यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। ये था आप लोगों के लिए भी आई प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं इससे पहले बता दूं कि 2018 से 2025 तक का मैं प्रश्न डाल दिया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।